बेसिकली आपके 6 टॉपिक है। पहला है बिफोर ब्रिटिशर्स, सेकंड है ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स, और तीसरा है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, फोर्थ ईरा ऑफ रिफॉर्म्स, फिफ्थ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सिक्स्थ करंट इंडिया इकोनॉमिक पोजीशन एंड नीति आयोग। तो इस चैप्टर में आपके ये 6 टॉपिक है मेनली। अब बात आई आपके फर्स्ट टॉपिक की, जो है बिफोर ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया का क्या पोजीशन था। बिफोर ब्रिटिशर्स हमारा जो भारत था वो क्या था। अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा भारत था सोने की चिड़िया। हम कहते हैं ना कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था। वो क्यों था? क्योंकि हमारा भारत प्रोस्पेरस था, सेल्फ रिलायंट था, और उसका वर्ल्ड की वेल्थ पर 1/3 या 1/4 से ज़्यादा कंट्रोल था। भारत का वर्ल्ड की 1/3 से 1/4 के बीच की वेल्थ का कंट्रोल, केवल और केवल इतना कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हाथ में था। तो इसलिए था हमारा भारत एक सोने की चिड़िया। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे विलेज थे और जो हमारे सिटीज़ थे वो आपस में ही सेल्फ सफिशिएंट थे, और वे सेंटर्स थे कॉमर्स के, पिलग्रिमेज के और एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है। अब क्या है, अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे गांव और शहरों में था सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर। कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था नहीं। गांव के अंदर काफ़ी एक सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर था। और हमारी जो कंट्री थी, जो हमारा इंडिया था, वो था बेसिकली एक एग्रेरियन कंट्री, जिसमें मोर देन 75 to 85% आपके डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। और जो कुछ बचे हुए लोग रह गए वे थे आपके हाईली स्किल्ड सेट ऑफ आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्समैन। ठीक है। अब आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स गिवन है जो कि है एंशिएंट इकोनॉमी फिलोसफी ऑफ इंडिया। उसने बेसिकली आपके अर्थशास्त्र के बारे में बात की गई है, जो कि चाणक्य ने दिया था। चाणक्य द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ आवर इंडिया। ठीक है। जो ये बुक है अर्थशास्त्र, इस बुक, वैसे तो ये बुक सब यूज़ करते थे, पर लेकिन आपकी बुक में गिवन है कि किंग चंद्रगुप्त मौर्य इस बुक को स्पेशली यूज़ करते थे एज अ गाइड। अब जो ये वर्ड है अर्थशास्त्र, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है साइंस ऑफ अर्थ और मटेरियल प्रोस्पेरिटी। अब इसमें आपको गिवन है कि जो अर्थ है या कहे तो अर्थशास्त्र है, वो है द मीन्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि प्राइमरीली वेल्थ है, और दूसरा है लैंड। तो यानी हमारे चाणक्य है वो ये कहते हैं कि लैंड को हम ऐसे यूटिलाइज करें कि जो ट्रेजरी है वो इंक्रीज हो और जो टैक्स इम्पोज हो सबके लिए फेयर हो। ठीक है। अब बात आया आपका सेकेंड पार्ट। आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म हो चुका है। आपकी बुक में जो बॉक्स आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ मेन गिवन नहीं है। अब बात आई आपकी सेकेंड पार्ट की, यानी जब अंग्रेज हमारी इंडिया के अंदर थे तब क्या था कंडीशन इंडिया की। उस वक्त बेसिकली क्या था, हमारे जो 3 सेक्टर है, जो कि फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड फॉरेन एंड थर्ड मैन्युफैक्चरिंग, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा क्यों है कि जो इनकी हालत है वो ख़राब थी। अब आपकी बुक में गिवन है 2 सब पीरियड। फर्स्ट इज रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1858 एंड सेकेंड इज ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1858 to 1947। अब जो टाइम पीरियड डिवाइडेड है, ये ऐसे क्यों डिवाइड कर रखे हैं? इसका रीज़न ये है कि बेसिकली आपके हमारे इंडिया में 1850 के आसपास, मतलब जो रूल था इंडिया का वो गया था ब्रिटिश एम्पायर के बाद। उसके बाद से हमारे कुछ इंडिया में डेवलपमेंट हुई थी, पर लेकिन केवल और केवल ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए। तो अब बात करते हैं अपने फर्स्ट सेक्टर की, वो है एग्रीकल्चर। ठीक है। फर्स्ट पार्ट कम एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इसमें क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1793 अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया,
एक बहुत ही बेकार खतरनाक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसने हमारे एग्रीकल्चर की स्टेट एकदम खराब ही कर दी। उसका नेम था ज़मींदारी सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ी लैंड होल्डिंग्स का जिम्मा लैंड लॉर्ड्स को सौंप दिया। अब जो वे लैंड लॉर्ड्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली बड़ी लैंड होल्डिंग्स का जिम्मा लैंड लॉर्ड्स को सौंप दिया और उनसे कहा कि आपको इस लैंड से इतना लगान वसूलना है, इसके लिए हम आपको ये देंगे और आप इसके लिए चाहे तो टीनेंट्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हो कितना भी। अब बात आई कि टीनेंट्स है क्या। टीनेंट्स या कह लो टीलर्स वे लोग हैं जो लैंड लॉर्ड के अंदर काम करते हैं। तो इस सिस्टम में क्या हुआ, बेसिकली जो लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने प्रेशर लगाया टीनेंट्स के ऊपर। अब टीनेंट्स की हालत पहले से बहुत बेकार थी, ऊपर से और बेकार हो गई लगाने के चक्कर में। तो अल्टीमेटली हमारा जो सेक्टर था ये ख़त्म हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है एक्सटेंसिव प्रेशर ऑन लैंड। हमारी जो लैंड थी उसके ऊपर एक्सटेंसिव प्रेशर पड़ गया, जो लैंड थी उसके ऊपर जो प्रेशर था वो बढ़ गया। रीज़न बीइंग जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने फोर्स किया टीनेंट्स को। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करो, हम आपको उसके लिए ज़्यादा प्राइस देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट कम्स स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब देखो, दो क्लास है, एक तो है लैंडलॉर्ड और एक है आपका टीनेंट। अब जो आपके लैंडलॉर्ड्स है वे ब्रिटिशर्स है, वे क्यों इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर। जो आपके टीनेंट्स है उनके पास ना तो पैसा है, और अगर किसी के पास पैसा है भी तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि लैंड पे वो इन्वेस्ट करे। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी नहीं। ये एक और रीज़न रहा जिसके चक्कर में हमारी जो ये लैंड थी वो ख़राब हो गई। अब अगर लैंड ख़राब हो गई तो अल्टीमेटली सफ़र किसने किया, सफ़र किया आपके एग्रीकल्चर ने। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कम लो प्रोडक्टिविटी। अब टीनेंट्स की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी भाई। फार्मर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं था प्रोड्यूस करने का, क्योंकि जो लगान था उन्हें भरना पड़ता था। अल्टीमेटली जो मेजर प्रॉफिट था वो लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी थी सेक्टर की वो काफ़ी कम थी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा जिसके चक्कर में जो हमारा एग्रीकल्चर है उसने सफ़र किया। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स ने कमर्शलाइज कर दिया। मतलब इसका मीनिंग ये है, उन्होंने कहा कि आप केवल और केवल क्रॉप्स अपने लिए ग्रो मत करो, आप क्रॉप्स करो मार्केट में सेल करने के लिए। ठीक है, अब उसने भी क्या, उन्होंने खेला। उन्होंने कहा कि अगर आप कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको उसका ज़्यादा प्राइस देंगे। ठीक है, और अगर आप फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करोगे तो हम आपको उसका प्राइस कम देंगे। तो लगा कि पैसे तो हमारे पास पहले ही नहीं है, तो उन्होंने अपनी लैंड के ऊपर कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब इस चक्कर में क्या हुआ, अल्टीमेटली जो लैंड थी वो इनफर्टाइल होनी शुरू हो गई। जो कैश क्रॉप्स होते हैं वो लैंड को ख़राब करते हैं। जैसे कि इंडिगो, वो एक कैश क्रॉप थी, उसने लैंड को बेकारी कर दिया था। तो इसीलिए जो हमारा सेक्टर था इसने सफ़र किया बहुत और इसकी ग्रोथ काफ़ी कम ही रही। ठीक है, नाउ कम्स फॉरेन सेक्टर। अब उसमें क्या खेल खेला गया, अब उसमें हुआ आपका डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में हुआ फ्री ट्रेड। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया से कच्चा माल ले जाते थे फ्री, मतलब विद नो एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, और ब्रिटेन से अपना माल लाके इंडिया में बेचते थे विद नो इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब अगर कोई सामान ब्रिटेन से इंडिया में आ रहा है तो उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। और अगर कोई सामान इंडिया से ब्रिटेन में जा रहा है तो वहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। और ये रहा फ्री ट्रेड। इसके चक्कर में क्या हुआ, जो हमारी इंडिया थी, इंडिया बन गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और बन गया इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। सॉरी, ये फिनिश्ड गुड है, इट इज़ फिनिश्ड गुड।
इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। पर क्या हुआ, पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अगर कोई इंडियन ब्रिटिश के अलावा किसी और देश के साथ ट्रेड करता था, उसे अपना सामान बेचता था, तो उस पर ब्रिटिशर्स हैवी ड्यूटी इम्पोज करते थे। यानी कि अगर वही सामान इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है तो नो ड्यूटी, और अगर वही सामान इंडिया से किसी और देश में जा रहा है तो हाई ड्यूटी। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा ट्रेड था वो रह गया सिर्फ और सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, और इसके वजह से, इस फ्री ट्रेड के वजह से, मतलब जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, या कहते तो फ्री ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, इसके वजह से जो हमारा सेक्टर था मैन्युफैक्चरिंग, उसमें डिक्लाइन आया, और जो डिमांड थी इंडिजिनस गुड्स की वो ख़त्म हो गई। एक्सक्यूज मी। जो आपका फॉरेन सेक्टर है, जो आपका फ्री ट्रेड है, उसके चक्कर में क्या हुआ, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें डिक्लाइन हुआ, और जो हमारा स्वदेशी माल है उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि जो स्वदेशी माल था उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था। इसके चक्कर में लोग चीप ब्रिटेन गुड्स को खरीदते थे, ना कि अपने स्वदेशी माल को। अब बात आई आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो अब इसमें दो सब पीरियड्स जो गिवन है आपके 1757 से लेकर के 1850 तक का, और 1850 से लेकर के 1947 तक का। इन दो टाइम पीरियड में अलग मतलब अलग देखने को मिला। जो आपके पहले दो सेक्टर है, जो आपके एक तो ये वाला सेक्टर एग्रीकल्चर और एक आपका ये फॉरेन सेक्टर, इसमें सेम ट्रेंड देखने को मिला थ्रू आउट द ब्रिटिशर्स पीरियड। पर लेकिन जो आपका ये वाला सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें अलग अलग ट्रेंड देखने को मिला। जो आपका फर्स्ट पीरियड है उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है, और जो आपका सेकेंड सब पीरियड है उसमें ग्रोथ हुई, पर केवल और केवल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज की। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ, फर्स्ट सब पीरियड के अंदर हमारे इंडिया के अंदर कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, जो था उसे और ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। इसके चक्कर में जो इंडस्ट्रीज थी, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स थे वो ख़त्म हो गए, और हमारे जो गुड्स थे, हमारे जो हैंडमेड गुड्स थे, उन्हें कंपटीशन मिला मशीन मेड गुड्स से, जो काफ़ी चीप थे और काफ़ी अच्छे थे। तो इसीलिए जो हमारा इंडस्ट्री थी वो ख़त्म होगी इस टाइम पीरियड के अंदर। अब बात आई आपके सेकेंड टाइम पीरियड, जो कि है आपका 1850 से लेकर के 1947 के अंदर। अब इस टाइम पीरियड में क्या था, इस टाइम पीरियड में बेसिकली जो इंडिया का रूल था, इंडिया का रूल गया था ब्रिटिश एम्पायर के पास, पहली बात। दूसरा, इस टाइम पे चल रहे थे आपके वर्ल्ड वार, कुछ कंडीशंस बन गई थी ऐसी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार वगैरह चल रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को इंडिया में कुछ इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ी अपने फ़ायदे के लिए। ब्रिटिशर्स ने बेसिकली आपके कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, जूट मिल, आयरन मिल वगैरह इस्टेब्लिश किया इंडिया में इस टाइम पीरियड के अंदर, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। इसलिए अब जो उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की उसके दो पॉइंट्स हैं, एक तो है फेवर में और एक है अगेंस्ट। मतलब अब पहले अब बात आती है फेवर की। उन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी के अंदर, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश किया कॉटन मिलिंग बिजनेस। कहाँ पे, मुंबई के अराउंड एरिया के अंदर। इस बिजनेस ने इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस अचीव कर ली, और इसके 1930s तक का इस जो इंडस्ट्री थी, ये जो बिजनेस था, इसमें 9 मिलियन स्पिंडल्स हो गए थे। और मतलब 1930s तक का इस इंडस्ट्रीज में 9 मिलियन स्पिंडल्स हो गए थे, और इसके वजह से इंडिया ने 5th पोजीशन ग्लोबली अचीव की।
तो ये उनका हमारी तरफ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहा कि उन्होंने हमारे इंडिया में बेसिकली एक इंडस्ट्रीज़ का बेस सेटअप किया। दूसरी बात है यहाँ पे जूट मिल। अब क्या है, अगर आप इंडिया का मैप देखो तो इंडिया के मैप में महाराष्ट्र साइड में कॉटन उगती है, बंगाल साइड में जूट उगती है। तो उन्होंने जो मुंबई साइड थी, जो महाराष्ट्र साइड थी बेसिकली, उसमें तो इस्टेब्लिश किया उन्होंने कॉटन मिल। पर लेकिन जो आपका बंगाल साइड है, उन्होंने वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जूट मिल। ठीक है। अब उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था टू एक्यूमुलेट डिमांड फॉर रोप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है। इस जूट मिल ने क्या किया, लेट 19th सेंचुरी नियर अबाउट 1850s के मतलब बाद में ही काफ़ी ज़्यादा लार्ज शेयर ऑक्यूपाई कर लिया इंटरनेशनल मार्केट का। जूट मिल ने, इंडिया के जूट मिल ने, हमारे भारत के जूट मिल ने लेट 19th सेंचुरी के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में एक लार्ज शेयर ऑक्यूपाई कर लिया। और 19th सेंचुरी के एंड में, यानी मान लो आपका 1890 ऐसा कुछ, मतलब इंडिया जूट मिल लार्जेस्ट थी। किस अमाउंट में? रॉ जूट कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन। यानी आपके 19th सेंचुरी के एंड में आते आते इंडिया की जूट मिल सबसे ज़्यादा रॉ जूट कंज्यूम करती थी। ठीक है। अब बात आई आपकी आयरन इंडस्ट्री की, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया 1814 के अंदर। जो ये आपका आयरन इंडस्ट्री है उसने 8 रैंक ली। किस टर्म में? आयरन इंडस्ट्री ने आउटपुट के टर्म्स में 8 रैंक लिया। कब? 1930 के अंदर। यानी इंडियाज आयरन इंडस्ट्रीज वाज रैंक्ड 8 इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट इन 1930। ठीक है। साथ ही साथ में ब्रिटिशर्स ने कुछ ब्रिलिंग इंडस्ट्री, पेपर मिलिंग इंडस्ट्री, लेदर मेकिंग इंडस्ट्री, मैचेस, राइस मिलिंग इंडस्ट्रीज भी सेटअप की इस सेंचुरी के अंदर। एक्सक्यूज मी। आपके ग्रेट डिप्रेशन से पहले, ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1928 से लेकर के 1934 के बीच में पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 26 मिलियन लोग फेमाइन से मरे थे। शायद इंडिया के ये डाटा ग्रेट डिप्रेशन के अंदर 26 मिलियन लोग फेमाइन से मरे थे। उससे पहले क्या था? उससे पहले इंडिया 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था। किस टर्म्स में? वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की टर्म में इंडिया 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था। और ये ब्रिटिशर्स का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने हमारे इंडिया में एक इंडस्ट्रियल बेस सेटअप कर दिया। वो अलग बात है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, पर लेकिन आगे चल के इसने हमें बेनिफिट दिया। नाउ द पॉइंट कम अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन 1850s टू 1947। अब ब्रिटिश कैपिटल ने क्या किया? हमारे इंडिया के अंदर केवल कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया, ना कि प्रोड्यूसर गुड्स की इंडस्ट्रीज़ को। अब बात आती है कि आपके कैपिटल गुड्स या फिर आपके प्रोड्यूसर गुड्स होते क्या है? ये वे गुड्स होते हैं बेसिकली जो फर्दर मशीन को प्रोड्यूस करते हैं। ये वे गुड्स होते हैं जो बेसिकली आपके मशीन्स को आगे और बनाते हैं। लेट्स सपोज आपके कोई टूल है, टूल्स बनाने की मशीन को कहेंगे हम कैपिटल गुड। जो उसकी इंडस्ट्रीज़ है वो हमारे इंडिया के अंदर सेटअप नहीं हुई थी। ठीक है। दूसरी बात है कि जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए रखा ताकि उनकी इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश हो और हमारी इंडस्ट्रीज़ केवल और केवल वे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। तीसरा है इनसफिशिएंट टू ब्रिंग इन अ जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, शेयर इन एनडीपी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब एंड आई होप आपको एनडीपी क्या होता है वो आपको पता होगा। शेयर इन एनडीपी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, नॉट कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यानी
बिग इंडस्ट्रीज का शेयर आपके एनडीपी के अंदर केवल और केवल 7% था। कब? 1946 में। तो ये बताता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कितना कम सेटअप किया। अगर उन्होंने एक बहुत बड़ा सेटअप हमें दे दिया होता तो इसका शेयर हमारे इंडिया के एनडीपी के अंदर काफ़ी हाई होता, पर लेकिन जो शेयर था वो अभी भी केवल 7% था। और जो आपकी फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट थी, जो रोजगार देते थे इंडस्ट्रीज, वो केवल और केवल 0.4% था। इमेजिन, अगर आपके 1000 लोग हैं तो उसमें से केवल 4 लोग फैक्ट्रीज में जाते थे ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन 1900, और केवल 1.4% इन 1941। देख लो, जो उन्होंने सेटअप करके दिया हमें वो केवल और केवल आपका 0.4% या फिर 1.4% के बीच में ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। तो इसलिए कोई ऐसा खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो एक अलग बात है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में एक मेजर बेस सेटअप करके हमें दे दिया था। तो अब इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। भाई सेकेंड पार्ट का फर्स्ट सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंड सेक्टर फॉरेन सेक्टर, और थर्ड आपका है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें हमने देखा कि कैसे दो टाइम पीरियड के अंदर आपके जो इंडस्ट्रीज थी उसमें क्या क्या ग्रोथ देखने को हमें मिलती है। कॉलोनियल इकोनॉमी, हमारी एक जो इकोनॉमी थी वो थी कॉलोनियल इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकंड, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, मतलब हमारे इकोनॉमी के अंदर 2 क्लास थी, लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स, और कैपिटलिस्ट और लेबर्स। ठीक है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ काफ़ी नेग्लिजिबल होती है। फोर्थ पॉइंट, बैकवर्ड इकोनॉमी। फिफ्थ पॉइंट, डिप्लीटेड इकोनॉमी, एंड 6th पॉइंट, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। तो इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया।